डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वायु, तालाब, जल, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा गया है। एक बात आप याद रखेंगे कि मेरे साथ कमेंट करके आंसर जरूर बताते चलेंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है वो है इसमें से तालाब। तालाब, यहाँ पर तालाब करेक्ट हो जाएगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन जीवीय कारक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जीवीय कारक नहीं है पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। देखिए इसमें किसकी बात की जा रही है, जीवीय कारक, जिसमें जान ना हो, जो सजीव ना हो, उसकी बात की जा रही है, जिसमें जीव ना हो। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सजीव होते हैं, जीव जंतु भी सजीव होते हैं, सूक्ष्म जीव भी सजीव होते हैं, पर जो चट्टान होते हैं वो सजीव नहीं होते, ये निर्जीव होते हैं, इसलिए ये जीवीय कारक नहीं है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, या फिर जल मंडल में, वायुमंडल में, या फिर प्रकाश मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए जो सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं या अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। स्थल मंडल याद रखेंगे आप, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 4, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का बताना है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या वो क्लीन नेचुरल गैस है, या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, या फिर कार्बोटीन नेचुरल गैस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, यहाँ पर संक्षिप्त रूप पूछा गया है। देखिए जो सीएनजी का संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इसका संक्षिप्त रूप है सीएनजी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है। ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में जो पर्यावरण की सुरक्षा है उसकी देखभाल करती है। क्या वो WWF है, या फिर WHO है, PETA है, या फिर UN है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात की जा रही है, उसको पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण की देखभाल और सुरक्षा करती है वो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, WWF ही पर्यावरण की सुरक्षा और देखभाल करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशियों का अगर अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा। क्या वो वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब कीटनाशियों का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तब क्या होगा, कौन सा प्रदूषण होगा। देखिए अगर हम कीटनाशियों का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उससे होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण फैलता है कीटनाशियों के अधिक इस्तेमाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, लवण जो जल को का अवशोषण करता है कहलाता है। वो लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। क्या उन्हें हम हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, या फिर एनहाइड्रस लवण कहते हैं, हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक लवण कहते हैं। बताइए जल को अवशोषित करने वाले लवण को क्या कहते हैं। देखिए जो लवण जल को अवशोषित करते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। हाइड्रोस्कोपिक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है जो लवण जल को अवशोषित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का कारण पूछा जा रहा है। क्या वो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, या फिर वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण? देखिए, जो विश्व उष्मायन का कारण है वो है यहाँ पर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व उष्मायन का ये कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण बताना है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस, इनमें से सभी। वायु प्रदूषण का कारण पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर जो वायु प्रदूषण का उदाहरण है वो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धुआं से भी वायु प्रदूषण होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस से भी वायु प्रदूषण होता है, जलती लकड़ी या चारकोल से जो गैस निकलती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करते चलिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे क्या है? वायु प्रदूषण को घटाते हैं। क्या अवशोषित कर लेते हैं जिससे वायु प्रदूषण घटता है? बताइए, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या फिर नाइट्रोजन को? बताइए, पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं जिससे अपना इन्वायरमेंट प्रदूषित होने से बचता है? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं जिससे वायु प्रदूषण घटता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में कम हो जाएगी तो वायु प्रदूषण भी कम हो जाएगा। यानी कि ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित करते हैं जिससे प्रदूषण घटता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है? बताइए, वो फुट पैमाने से, या फिर डेसिबल से, न्यूटन में, या फिर रिक्टर पैमाने से? जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे नापी जाती है? देखिए, भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। रिक्टर पैमाना याद रखेंगे, इससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। जल स्तर की वृद्धि होती है महासागरों में, तो उसका कारण क्या है? क्या वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, या फिर अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर कि महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है या फिर वृद्धि हो रही है, उसका ये कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ जो पिघलते हैं वो महासागरों में जाकर मिलते हैं, जिससे महासागरों में जो जल की वृद्धि है वो बढ़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट में आप नोट करेंगे, कई बार सीटेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि महासागरों में जल का स्तर किस कारण बढ़ता है या फिर उसकी वृद्धि का कारण क्या है। तो याद रखेंगे, ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ पिघलता है उसी वही कारण है कि महासागरों में जल का स्तर बढ़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। हवा में जो उपस्थित है ऑक्सीजन उसका प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पर। क्या वो 44% है, 23% है, या फिर 40% है, या फिर 21% है? देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है, परसेंट है, वो है 21%। 21% पाया जाता है ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? क्या वो सभी पौधों द्वारा, या फिर सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा? देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरे पौधों द्वारा होती है, ना कि जंतुओं द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं द्वारा नहीं होती कभी, याद रखेंगे, और ये पौधों द्वारा होती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है सभी पौधों द्वारा, केवल हरे पौधों द्वारा ही नहीं। जंतु देखकर ये ऑप्शन काट दीजिए, वायरस से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। जो ध्वनि होता है या फिर ध्वनि प्रदूषण वो किसके द्वारा मापा जाता है? फॉन में, या फिर डेसी में, या फिर डेसिबल में, या फिर डेसिमल में? देखिए, डेसिबल, डेसिमल, डेसी, फॉन, बताइए कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जिससे ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है या फिर ध्वनि मापा जाता है? देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे, जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल याद रखेंगे, डेसिमल नहीं, डेसिबल है ना।
डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इन सभी ऑप्शन में से बताना है हमें कि पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है। क्या वो कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक इनमें से कौन सा हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। आई होप आपको आंसर पता ही होगा। यहाँ पर प्लास्टिक ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है यहाँ पर, क्योंकि इनका जो विघटन है ये नहीं होता, ये गलते नहीं है, कभी ये सॉयल में जाके मिक्स नहीं होते, गलते नहीं है, जैसे कि तैसे रह जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट इस पर रोक भी लगाती है, लेकिन फिर वही हालत हो जाता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, जितना हो कम हो सके उतना हमें कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। देखिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? किसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? क्या वो वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा? देखिए अगर हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, वायु प्रदूषण को रोकना है, कम करना है, तो वृक्षों द्वारा पॉसिबल है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी लोग मनाए होंगे और एक पेड़ लगाए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? जो सूर्य का हानिकारक किरण आता है पृथ्वी तक, तो उससे हमें कौन सुरक्षित रखता है? क्या वो आयन मंडल है, या फिर ओजोन स्तर है, क्षोभ मंडल है, या फिर चुंबक मंडल है? देखिए जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं पृथ्वी पर आती हैं, उन्हें आने से रोकती है या फिर हमारी रक्षा करती है, वो स्तर है ओजोन स्तर। ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, ये सूर्य के हानिकारक किरणों को रोकती है। और ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है ना। और ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यही वजह है कि आज के समय में इतनी तेज धूप लग रही है। ओजोन स्तर ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है सूर्य के हानिकारक किरणों से, इसलिए ओजोन स्तर को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के समय में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर। आगे क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? क्या वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को? बताइए कब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस होता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर याद रखेंगे, 16 सितंबर को ही मनाया जाता है ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात की जा रही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बल्कि सीटेट में ही नहीं और भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे अच्छी या फिर सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि की बात की जा रही है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए। विचार गोष्ठी या श्रुत लेख या फिर दिया गया कार्य? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख? बताइए कौन सा हो जाएगा सबसे अच्छा शिक्षण विधि। देखिए यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी होना चाहिए, कार्य योजना होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट विधि है शिक्षण विधि की। अलग अलग प्रकार के विचार आए बच्चों के मन में, ऐसा बनाना चाहिए, कार्य योजनाएं करते रहना चाहिए बीच बीच में, ये बहुत ही बेस्ट शिक्षण विधि है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से करना है ना, बार बार बताती हूँ मैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। बताइए कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हीलियम। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सब ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, पर हीलियम यहाँ पर नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम बताना है यहाँ पर। क्या वो ताप्ती हो जाएगी, सुवर्ण रेखा, नर्मदा, सिंधु?
बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली यहाँ पर नदी है सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी का नाम यहाँ पे याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट में सबसे पहले नोट करेंगे। हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये भी याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। देखिए वो जो शिक्षक द्वारा कार्य दिया जाता है वो समय से प्रस्तुत नहीं करता है। राकेश है ना, कक्षा 5 का राकेश है, वो समय से अपना कार्य प्रस्तुत नहीं करता जो शिक्षक द्वारा दिया जाता कार्य है। तो सबसे सुधारात्मक उपाय क्या, उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? क्या वो प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ये सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय हो सकता है, या फिर खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? देखिए प्रधानाध्यापक को आप बताएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, वो सुधरेगा थोड़ी, है ना। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाना है, इससे वो और डिमोटिवेट होगा और काम नहीं करेगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए उसका जो कारण है उसको आप पता लगाते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, तो वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राकेश के लिए, कि उसकी जो अनियमितताएं हैं, जो लेट वो काम अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसके कारणों का पता लगाएंगे और उसे सही मार्गदर्शन देंगे, जिससे वो अपना कार्य सही समय पर पूरा कर सके, है ना। कभी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और उसकी अनियमितताओं को लिख कर उसके माता पिता को जानकारी दे देंगे, तो उससे क्या ही हो जाएगा, वो सुधरेगा थोड़ी ना, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि राकेश जो है वो अपना कार्य सही समय पे पूरा करके नहीं प्रस्तुत करता, टीचर को नहीं देता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो जाएगा कि वो सुधर जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि उसके जो कारण है, अनियमितता है कि लेट से क्यों काम करता है, तो उस कारण को आप जानेंगे और उसे सही मार्गदर्शन देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? जो एमपी में ऐसा कौन सा शहर है जो शहर झीलों का शहर कहलाता है? बताइए, क्या वो भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, या फिर ग्वालियर है? देखिए एमपी में एक ऐसा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, तो याद रखेंगे वो शहर है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और ये भोपाल एमपी में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर की बात की जा रही है, तो क्या वो ये है कि लाल सागर हो जाएगा, या फिर लाल काला सागर, अरब सागर, या फिर भूमध्य सागर? बताएंगे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है, ऐसा सागर का नाम बताना है। देखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये है जो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीके के पर्पज से भी इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखेंगे भूमध्य सागर। आगे क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? क्या वो सेवा है, वेतन है, गर्त है, छात्रों का विश्वास है? सबसे अच्छा जमा पूंजी क्या हो सकती है एक शिक्षक की, बताएंगे आप लोग। देखिए अगर एक टीचर है उसकी सबसे अच्छी बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। अगर बच्चे उस पर विश्वास करें तो उससे बड़ी अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती एक टीचर के लिए, है ना। छात्रों का विश्वास होना चाहिए उसके टीचर पर, यानी कि जो टीचर है उसके लिए सबसे बहुमूल्य निधि होता है छात्रों का विश्वास। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो कौन से उत्पाद होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, बताएंगे आप लोग। क्या वो प्राथमिक उत्पाद होते हैं जो शाकाहारी होते हैं श्रृंखला में, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर अपघटनकर्ता? बताइए जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए याद रखेंगे आप लोग, जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, या फिर भूगभ्रीय चक्र, भू रासायनिक चक्र?
पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण होता है उसे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जो दैत्याकार पांडा पाया जाता है और ये संकटग्रस्त जंतु है ना, इसकी स्थिति जो है वो संकट में है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। इनकी जो प्रजातियां हैं बहुत ही संकट में है। ये दैत्याकार पांडा जो होता है ना, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में, चीन में, ब्राजील में? बताएंगे जो जंतु है दैत्याकार पांडा, वो कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। चीन में पाया जाता है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे, चीन में पाया जाता है दैत्याकार पांडा और ये संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, कभी भी इनकी प्रजाति जो है वो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, इसलिए संकटग्रस्त जंतु में रखा गया है इसे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है और उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट सीरीज की। तो एक बार जरूर चेकआउट करेगा, उसे एक बार जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।